ऐशा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी बर्थडे में ज़रूर आऊँगी। अभी तो पूरा 1 हफ़्ता बाकी है, तुम क्यों अभी से इतना परेशान हो रही हो और तुम तैयारियों की भी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करवा दूँगी। बस तुम ये बताओ कि फ़ाइनल डेट क्या है? मेरी बहुत करीबी दोस्त झारा मेरे घर आई हुई थी। दिसंबर के आखिर में उसकी बर्थडे थी और वो सोच रही थी कि इस बार सेलिब्रेशन का इंतज़ाम ज़्यादा शानदार किया जाए। वो मुझसे मशवरा लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। यार, ऐशा भैया की बर्थडे तो 28 को है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डेट आगे पीछे कर लूँ। इससे कोई मसला तो नहीं होता। मैं इसलिए आगे पीछे करना चाहती हूँ ताकि संडे का दिन हो और मेरी तमाम दोस्तियाँ आ सकें। तुम्हें तो पता है कि हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है और फैमिली में जो कज़न्स हैं वो भी अपने कामों में बिज़ी होते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इतवार के दिन रख लूँ। ज़हरा की बात सुन के मैंने भी उस बात में सर हिला दिया। हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं, डेट आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस फाइनल हुआ कि इतवार के दिन तुम्हारी बर्थडे होगी, इसीलिए डेट तो 30 बन रही है। कोई बात नहीं, हम दोनों अब बर्थडे के बारे में मज़ीद बातें करने लगे। अब फिर आखिर में उसने जाते हुए बस इतना ही कहा कि मैंने सुबह सवेरे उसके घर पहुंचना है। हालांकि बर्थडे शाम में होनी थी, मैंने भी उसे कह दिया, ठीक है, मैं सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगी। हालांकि मेरे टेस्ट चल रहे थे। मैं हर रोज़ यही सोचती कि कल पढ़ाई करूंगी और अब तो टेस्ट सर पर आ गए थे। यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और अब तो बर्थडे आने वाली थी। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज जुम्मे का दिन था। अगले इतवार मेरी सबसे प्यारी दोस्त ज़हरा की बर्थडे थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी थीं और गिफ्ट भी लेना था। मैंने सोचा कि हफ्ते के दिन जाके पार्लर से अपना फेशियल वगैरह करवा के आऊँगी और फिर आते हुए गिफ्ट भी लेती आऊँगी। ज़हरा अपने घर चली गई थी, क्या करती? पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा था। मैं ज़बरदस्ती किताबें खोल के बैठी थी। मैं हर किताब को देख रही थी, किसी का सफ़ा इधर पलटी तो किसी का उधर। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। न जाने मुझे कुछ दिनों से अजीब सा हो रहा था। पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अब फिर यूं ही बैठे बैठे 5 बज गए तो मैं शाम की चाय पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरा कमरा ऊपर था। अम्मी अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। मुझे देखी अम्मी कहने लगी कि हो गई तुम्हारी। सुबह अम्मी ने तंज के साथ कहा था क्योंकि मैं सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। नाश्ता भी मैंने कमरे में ही किया था। मैंने अम्मी की बात का जवाब न दिया और उनके साथ जाके सोफे में बैठ गई तो मुलाजिमा उसी वक्त मेरे लिए चाय डालने लगी। अब्बू भी आज ऑफिस नहीं गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भैया और भाभी हनीमून के लिए नारन का आगमन गए हुए थे। हालांकि उनकी शादी को 2 महीने से ऊपर का अरसा हो गया था। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अब्बू ने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे। उनके कहने पर मुझे भी रुकना ही पड़ा। हालांकि मेरा नीचे बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। भैया के जाने के बाद से मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मैं उनसे जलसी फील नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब से वो गए थे तो मेरा दिल चाहता था कि मैं भी ऐसे ही जाऊं। हालांकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं किसके साथ जाती? अब्बू की कहने पर मैं रुक गई। अब्बू ने कहा, बेटा तुम्हारे टेस्ट कैसे जा रहे हैं? तो मेरी बोलती बंद हो गई। 2 टेस्ट में दे चुकी थी, बाकी 4 रहते थे। 2 बहुत बुरे हुए थे, बाकी 4 की भी कोई तैयारी। लेकिन फिर भी मैंने अब्बू से कह दिया कि अब्बू सब कुछ ठीक जा रहा है, आप फ़िक्र न करें। मैं हमेशा हर किसी को फ़िक्र न करने का कह देती और ख़ुद हर चीज़ की टेंशन ले लेती। मेरी बात में अम्मी अब्बू मुस्कुराने लगे और फिर मुझे अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई। सर्दी बढ़ने लगी थी, इसीलिए मैंने अलमारी से शॉल निकाली और अपने गर्द लपेट ली और फिर कंबल में छुप के बैठ गई। मैंने मोबाइल उठाया हुआ था। मैं मोबाइल पर ज़हरा से बात कर रही थी। उसने कहा था कि वो घर जाके कुछ और बातें भी डिस्कस करेगी। अब हम मैसेज पर एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर बात करते करते 2 ढाई घंटे यूं ही गुजर गए। मैं मोबाइल स्क्रीन देख देख के थक चुकी थी। इससे पहले कि मैं मोबाइल रखती, उसी वक्त ही व्हाट्सएप पर भैया के नाम से मैसेज जगमगाने लगे। मैंने व्हाट्सएप खोला तो बहुत सी तस्वीरें।
भैया भाभी एक साथ थे, वो एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर कमरे में कैद थी। हसद मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। भाभी ने भैया के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। किसी तस्वीर में वो दोनों खड़े थे तो किसी में बैठे थे, किसी में खाना खा रहे थे। दोनों ने लॉन्ग कोट पहन रखे थे। क्रिस की उनके चेहरों पर मुझे उनसे जेल सी फील होने लगी। दिल चाह रहा था कि उनकी तस्वीरों को डिलीट कर दूं। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो ये सब न करें, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं भी ये सब करूं। और अभी तक मेरा ये सब करने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। अभी तो अम्मी अब्बू ने मुझसे ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी, इसके बाद भी मैंने दूसरी डिग्रियां करनी थी। भैया ने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शादी की। उनके शादी को 2 से ढाई महीने ही हुए थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ। और फिर आखिरकार ये दिन भी गुजर गया। अगला दिन भी आ गया। मैं सुबह सवेरे तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई। मैं अपनी ही गाड़ी में आई थी। मेरे पास दुनिया जहाँ की हर नेमत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा था। और ये पिछले 2-3 महीने से हो रहा था, जब से भैया की शादी हुई थी। क्योंकि वो और भाभी हमेशा मेरे सामने होते, तो मुझे भी ये महसूस होता था कि मेरे साथ भी ये होना चाहिए। और फिर आखिरकार ये मशगूलियत भरा दिन भी गुजर गया। मैंने आज खूब पढ़ाई की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी न की तो फिर मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। इंग्लिश में तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक थी। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार जुम्मे का दिन भी आ गया। जुम्मे का दिन था। मैं जुम्मे की नमाज अदा करके अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की मैंने खोल रखी थी, वहीं से धूप अंदर आ रही थी। मैं बाहर नहीं निकल रही थी। अम्मी अब्बू भी मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती। तो मैं उनसे यही कहती थी कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी होती है। अब तो मैं आखिरी टेस्ट भी दे के आ चुकी थी। मैं दोपहर 12 बजे ही वापस आई, लेकिन फिर भी अब तक मैं कमरे में ही बैठी थी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने मोबाइल उठाया और जहरा को कॉल लगा दी, ताकि उससे पूछ सकूं कि उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मैंने उसे कॉल लगाई तो वो मुझसे नाराज़ होने लगी और कहने लगी कि तुमने तो दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया। कम तुम यही पूछ लेती कि कोई काम तो नहीं करवाना। वो मुझ पर भड़क उठी। हम दोनों ही ऐसी थीं, हम दोनों एक दूसरे पर हक जताती थीं। उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने दोबारा उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं किया था। मैं तो भैया और भाभी की तस्वीरें देख देख के खोई खोई सी रहती थी। वो हर रोज़ कोई नई तस्वीर भेजते थे। उन्होंने कहा था कि अभी 5-6 दिन उन्होंने वहीं पर रुकना है। वो सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बारी बारी जा रहे थे और हर जगह की तस्वीर भेजना वो बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। जहरा ने मुझसे कहा, तुमने कल ज़रूर आना है, कल हम ड्राइंग रूम को सजाएंगे। तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो कौन मेरी मदद करवाएगा। वो कह रही थी कि मैंने कल उसके घर आना है। हालांकि मैंने तो सोच रखा था कि कल मैं पार्लर जाऊंगी, उसके बाद उसके लिए गिफ्ट लूंगी। इसीलिए मैंने जहरा से कह दिया, तुम फिक्र न करो, हम इतवार के दिन सुबह सवेरे ही सारी डेकोरेशन कर लेंगे। तुम हफ्ते के दिन न करो, इस तरह हर चीज़ खराब हो जाएगी। तो वो भी मान गई और आखिर हफ्ते का दिन भी आ गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में खिस गई और फिर नहा धो के बाल खुश्क करने के लिए धूप में आके बैठ गई। हालांकि मेरे पास ड्रायर भी था, लेकिन नहाने की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं लॉन में आके बैठ गई। तो उसी वक्त मुलाजिमा ने कॉफ़ी ला दी। बस ये कह के गई थी कि जब मैं नहा के वापस आऊं तो मुझे कॉफ़ी चाहिए होगी। हमारा घर बहुत बड़ा था, 2-3 मुलाजिमाएं भी थीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे किसी चीज़ में खुशी और सुकून नहीं मिल रहा था। पहले मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती थी, ज़िंदगी में कोई फ़िक्र नहीं थी। अब भी कोई फ़िक्र नहीं थी। समझ नहीं आती थी कि आखिर किस चीज़ की कमी है। शायद मैं अभी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। और फिर दिन 1 बजे मैं तैयार होके गाड़ी में घर से बाहर निकल गई। मैं खुद ही ड्राइव करती थी। वैसे तो ड्राइवर भी मौजूद था, मगर मुझे ड्राइवर के साथ जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं यूनिवर्सिटी भी खुद ही जाती थी और अब भी पार्लर के लिए खुद ही निकल आई थी। पहले मैंने सोचा कि पार्लर चली जाती हूँ और उसके बाद ही गिफ्ट लेके घर आ जाऊँगी। मैंने शहर के सबसे बड़े पार्लर का इंतखाब किया था। वहाँ पर मैं पहली मर्तबा जा रही थी।
मेरी दोस्तों ने वहाँ की सर्विसेज की तारीफ़ की थी। इसी में नहीं जानती थी कि एक मर्तबा जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो हमेशा मैं वहीं पर ही जाऊँगी। सबसे पहले जाकर मैंने अपनी अर्जेंट बुकिंग करवाई। मुझे यहीं पर आके पता लगा कि यहाँ पर बुकिंग 1-2 दिन पहले ही करवानी पड़ती है। मैंने ज़्यादा पैसे दे के 2 घंटे बाद की बुकिंग करवा ली और बुकिंग करवाने के बाद मैं एक तरफ बड़े सोफ़े पर बैठ गई, मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और फिर वहीं पर बैठे-बैठे मेरा नंबर भी आ गया। बुकिंग टाइम हो गया, मैं इधर-उधर देख रही थी कि मुझे किस तरफ जाना है। पार्लर बहुत बड़ा था और था भी साफ-सुथरा। मैं वहीं पर बैठी यही सोच रही थी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसने यूनिफॉर्म पहना था शायद वो भी यहीं पर काम करती थी, मेरी तरफ आने लगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देख के मैं दंग रह गई। हालांकि मैं भी एक लड़की थी, मैं भी खूबसूरत थी। मेरे ख़ानदान वाले भी कहते थे कि ऐशा बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो लड़की मुझे दिल से अच्छी लगी। उसे देख के मैं खड़ी हो गई तो वो मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगी। मैंने उसे अपना नाम बताया और बताया कि मेरा टाइम हो गया है, मुझे किस तरफ जाना है, तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आईं, मैं आपका काम कर देती हूँ। वो जितनी खूबसूरत थी उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और फिर वो मुझे कमरे में ले गई जहाँ पर दीवार पर शीशे लगे हुए थे और उनके सामने आरामदेह कुर्सियाँ पड़ी थीं। मैं भी उनमें से एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में और कोई भी नहीं था। उसने कहा कि बाकी तमाम लोग अपनी सर्विसेज लेके जा चुके हैं, बस आप ही रहती हैं। आप बताइए आपने क्या करवाना है? वो मुझसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि एक तो मैंने फेशियल वगैरह करवाना है और उसके बाद मैंने मसाज भी करवाना है। कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि जिस्म में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, कोई मसला नहीं है, मैं आपके दोनों काम कर देती हूँ। आप ऐसा करें कि पहले फेशियल के लिए तैयार हो जाए। पहले फेशियल कर लेते हैं, उसके बाद मसाज कर लेंगे। मैंने उसे कहा, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, चाहे आप पहले जो भी करें, मैं आराम दे। कुर्सी के साथ अपना सर टिका के बैठ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा रही थी और फिर कुछ लगाने के बाद उसने फेशियल करना स्टार्ट कर दिया। उसके नाजुक उंगलियां मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मुझे अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब फिर 15-20 मिनट बाद उसने मेरे चेहरे को अच्छे तरीके से साफ किया और जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो वाकई में बहुत ज़्यादा असर आया था। मेरी रंगत पहले भी साफ थी, लेकिन अब निखरी निखरी और चमकदार लग रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि मेम आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। वो बड़ी ही नफीस थी, बोलती भी बड़े आराम से थी और खूबसूरती तो बस इसी पर ख़त्म हो जाती थी। अब फिर उसने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल सीधी होके बैठ जाइए, मैं आपका मसाज कर देती हूँ। आप बताइए आपको किस तरह का मसाज चाहिए? वो मुझसे पूछ रही थी मगर तो उससे क्या बताऊँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि मसाज क्यों और कहाँ करवाया जाता है। मुझे तो बस थकावट महसूस हुई थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया। उसने अपना नाम ईमान बताया। मैंने उससे कहा, ईमान जैसा तुम्हारा दिल करे तो मेरा मसाज कर दो, बस मेरी थकावट दूर हो जानी चाहिए। तो वो कहने लगी, ठीक है मैं आपका मसाज कर देती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे साथ बड़ी फ्रैंक हो गई। शायद वो अखलाक की अच्छी थी, इसीलिए ही मैं उसके साथ जल्दी घुल मिल गई। अब फिर उसने मसाज शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन के अर्द गिर्द थे। मेरे जिस्म पर कपड़े तो मौजूद थे, लेकिन उसकी हाथ कपड़ों के अंदर थे, मेरे कंधों को दबा रही थी। उसने हाथों पर कुछ लगाया भी था, शायद कोई ऑयल वगैरह था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, बड़े अच्छे से मसाज कर रही थी। पहले उसने मेरी गर्दन का मसाज किया और उसके बाद कंधों का मसाज करने लगी और फिर कंधों से आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ फिसलने लगे, जो पहले कमर तक गए और फिर आगे की तरफ आ गए। अब वो आगे से मसाज कर रही थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। जो भी था वो सब मुझे सुकून दे रहा था। उसकी उंगलियों के फोर मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रहे थे। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और ठंडी सांस बाहर कर रही थी। वो मसाज करती जा रही थी और मुझे सुकून मिलता जा रहा था। फिर जब उसके हाथ रुके तो मैंने आंखें खोल के उसकी तरफ देखा। ईमान, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा मसाज और कर दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मेम आपका टाइम ख़त्म हो चुका है,
आपने जो मसाज सिलेक्ट किया तो उसमें 15-20 मिनट ही होती हैं। अगर आप बड़े वाला मसाज सिलेक्ट करती तो शायद मैं मज़ीद कर देती, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। ये पार्लर के रूल्स के खिलाफ है। उसने अपने हाथ रोक लिए और हाथ धो के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसकी तरफ देख रही थी। प्लीज़ दोबारा से मेरा मसाज कर दो। मैं दोबारा मसाज लेना चाहती हूँ। मेरे कहने पर वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपको मेरा मसाज बड़ा अच्छा लगा है। तो मैंने उस बात में सर हिला दिया। मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने बस सर ही हिलाया था। हालांकि मैं बोलने की बड़ी ही शौकीन थी, मगर अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर आपको दूसरा मसाज लेना है तो आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करना होगा। अब 3 हो चुके हैं और 3 बजे की अपॉइंटमेंट पहले ही थी। मैंने किसी और का फेशियल और मसाज करने के लिए जाना है। अगर आपने दोबारा मसाज लेना है तो आपको 5 बजे तक इंतज़ार करना होगा, या फिर आप दोबारा कभी आ जाएंगी। उसकी बात सुन के मेरा दिल टूट गया। मैं अब दोबारा करवाना चाह रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार तो मैं नहीं कर सकती, और फिर ऊपर से 2 घंटे इंतज़ार, जो मैं नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी और तुमसे अपना मसाज करवाऊँगी। उसने कहा, जब भी आप अपनी बुकिंग करवाएं तो साथ में मेरा नाम लिखवा दीजिएगा, तो मैं ही आपका मसाज करूँगी। अब फिर मैं पेमेंट करने के बाद पार्लर से निकल आई। मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी में बैठते ही मैंने कुर्सी के साथ टेक लगा के आंखें मूंद लीं। दिल जा रहा था कि बस यहीं पर सो जाऊं। दिल से एक बोझ उतर गया। न जाने उसने ऐसा कौन सा मसाज किया कि मेरी रूह में खुशी उतर गई। हालांकि कोई ड्राइविंग की और मॉल पहुंच गई। वहां से मैंने जहारा के लिए एक ड्रेस खरीदा जो मुझे ऑनलाइन दिखाई दिया था। मैंने वो ड्रेस खरीद लिया और उसकी मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ वगैरह भी खरीदे। मैंने सोचा कि उससे कहूँगी कि यही है, अपनी बर्थडे पर पहन ले। अब फिर शॉपिंग करने के बाद मैं शाम के करीब ही घर पहुंची। शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं घर पहुंची तो अम्मी मुझसे नाराज़ होने लगे कि तुम क्यों इतना देर करके आई। मैंने उनसे कहा था कि अम्मी, मैं पार्लर गई थी, मुझे फेशियल करवाना था, इसीलिए टाइम लग गया। मैंने अम्मी से मसाज का नहीं कहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी से मसाज का कहूँगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मुझे एक लड़की ने मसाज किया और फिर भी मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है। मुझे लग रहा था कि मैं ही अजीब सोच रही हूँ, इसलिए मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था। हालांकि रास्ते में जहरा की कॉल भी आई थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उससे हर बार शेयर किया करती थी, लेकिन इस बार मैंने ये बात उससे भी छुपा ली और अब अम्मी को भी नहीं बताई थी। और फिर आखिर कार में जहरा के लिए की गई शॉपिंग का सामान लेके अपने कमरे में पहुंच गई। मैंने वो सारा सामान एक तरफ रखा और बेड पर दराज हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मसाज करवाने के बाद इतना सुकून मिला था। दिल जा रहा था कि बस सो जाऊं। उसने तो मुझे अपना ग्रोइदा बना लिया। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। बड़ी जल्दी मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि खुद ही जाके किचन से खाना ले आती हूँ। मैंने अपने कमरे से निकल के नीचे आ रही थी। हर तरफ अंधेरा था। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा था, जिसकी रोशनी से मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि मैं किचन की तरफ जाती, अचानक से मैंने देखा कि कोई ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसी वक्त ही मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि मैं बेहोश होती, अचानक से भैया ने आवाज़ दी कि ऐशा, हम हैं भैया। भाभी आ गए थे। उनकी आवाज़ सुन के मैं दौड़ के उनकी तरफ पहुंच गई। दरअसल मैंने आधी लाइट्स ऑन की थी, ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास वाली लाइट ऑन नहीं की थी, और जब वो अंदर आए तो मुझे दिखाई नहीं दिए कि आखिर अंदर कौन आया। मैंने तो समझा कि कोई चोर वगैरह आ रहा है। मैं भैया भाभी के पास आ गई थी। भैया तो वैसे भी रात बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बस अम्मी अब्बू ही जल्दी सो गए थे और मैं तो अभी भी सो के उठी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। भाभी भैया से चिपक के बैठी थीं और उनसे कह रही थीं कि उसे बताए ना कि हमें कितना मज़ा आया। भाभी कैसे बातों से मुझे उलझन हो रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी उस लड़की के पास पहुंच जाऊं और उससे कहूं कि वो मेरा फिर से मसाज कर दे, क्योंकि और कुछ तो मुझे मयस्सर नहीं था। भैया भाभी के साथ बातें करने के बाद मैं किचन में आ गई। वो लोग अपने कमरे में चले गए। उन्होंने हमें सरप्राइज़ देना था,
लेकिन मुझे उठा हुआ पाके उनका सारा सरप्राइज़ वहीं पर ख़राब हो गया। मैं किचन में आई और फ्रिज से फ्रोज़न आइटम निकाल के उन्हें प्लेट में रखा और फिर ओवन में रख दिया। फिर 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ गर्म करके अपने कमरे में पहुंच गई। मैं साथ में कॉफ़ी भी बना लाई थी। मैं जानती थी कि मुझे नींद तो नहीं आएगी, मैं इतना ज़्यादा सो चुकी थी। मैंने लैपटॉप पर भैया भाभी की शादी की मूवी लगा ली और साथ में मैं खाना भी खा रही थी। कॉफ़ी को मैंने प्लेट के साथ कवर करके रख दिया और फिर खाना खाने के बाद मैं कॉफ़ी पीने लगी। रात के 12 बजे तक मैं अकेली ही पार्टी करती रही और फिर मैं सब सामान समेट के दोबारा से सो गई। नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन सोना तो था। आखिर में सारी रात कहाँ जाती। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और मुझे पार्लर से वापस जाने का दिल चाह रहा था, लेकिन उस वक्त तो मैं नींद से बेहोश हो रही थी। न जाने उसके मसाज में ऐसा कौन सा नशा था कि बड़ी जल्दी ही मुझे नींद आ गई। और फिर यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुंची। मैंने झारा के लिए लिया गया सारा सामान भी उठा लिया। अम्मी कह रही थी कि नाश्ता करके जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, अगर मुझे ज़रा भी देर हुई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा था मैं 10 बजे तक उसके घर आ जाऊंगी और अब 10:30 तक मैं अपने घर पर खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी में बैठ के 15 मिनट के अंदर ही उसके घर पहुंच गई। वो और उसकी अम्मी कामों में लगे थे, मुलाजिम, इसलिए वो खुद लगी हुई थी। मुझे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने वो सारा सामान उसे थमा दिया तो वो हंसने लगी और कहने लगी, ये क्या, केक कटिंग से पहले ही तुमने मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया। तो मैंने उससे कहा, हाँ मेरी मजबूरी है, मैं चाहती हूँ तुम यही ड्रेस अपनी बर्थडे पर पहनो। तो वो मुस्कुराते हुए मेरे गले से लग गई। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज तो वैसे भी मुझे फ्रेश फीलिंग आ रही थी और ये सब मसाज की वजह से ही था। इसलिए मैंने सोच लिया कि 1-2 दिन बाद मैं दोबारा से वही पार्लर मसाज करवाने के लिए जाऊंगी। अगर इस मसाज से मुझे इतना सुकून मिल रहा था तो वो सुकून मैं हर रोज़ लेना चाहती थी। फिर मैंने वहीं पर ही नाश्ता किया झारा और मैंने मिल के नाश्ता किया था। वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके शेफ़ ने नाश्ते में बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए थे। नाश्ता बहुत ज़्यादा हेवी था और मैंने डट के नाश्ता किया। उसके बाद हम कामों में लग गए और फिर 4 बजे मैं थक हार के गाड़ी में वापस घर आ गई। 7 बजे बर्थडे पर जाना था। मैं 3 घंटे पहले आ गई थी। आते साथ ही मैं कमर सीधी करने के लिए बेड पर दराज हो गई, लेकिन मैं सो ही नहीं थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सो गई तो फिर मैंने 8-9 बजे उठना है। अगर ऐसा होता तो फिर जहरा मेरी जान ले लेती। मैं मछली की तरह तड़प रही थी। दिल चाह रहा था कि पार्लर चली जाऊं, लेकिन अभी पार्लर जाने का वक्त नहीं था और न ही ज़रूरत। इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स हुई। मैंने मुलाजिमा से कहा कि चाय मैं खुद बना लेती हूँ, तुम जाके मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं अभी अभी अलमारी से कपड़े बर्थडे पर निकाल के आई थी। फिर मुलाजिमा ने उन्हें प्रेस भी कर दिया और मैं चाय वगैरह पीने के बाद ऊपर आ गई। कपड़े उठा के फ़ौरन ही बाथरूम में घुस गई और फिर 15 मिनट के अंदर ही नहा धो के बाहर निकल आई। अब मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों को खुश्क कर रही थी। मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और चमक थी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी और वैसे भी फेशियल वगैरह करवाया था, तो मेकअप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर भी हल्का फुल्का मेकअप किया। गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई क्योंकि ड्रेस भी गुलाबी रंग का था और उसके बाद अच्छे से तैयार होकर पर्स उठा के नीचे पहुंच गई। मुझे देख के अम्मी भाभी ने मुझसे कहा कि अगर वहाँ पर किसी लड़के ने नज़र भर के तुम्हें देख लिया तो फिर तो वो तुम पर फिदा हो जाएगा। वो मुझे छेड़ते हुए बोल रही थी और मुझे उनका ये छेड़ना अच्छा भी लगा था। अब फिर मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के बाद बाहर निकल आई। अम्मी ने कहा था कि मुझे आते हुए रात हो जाएगी, इसलिए मैं अकेली न जाऊं बल्कि ड्राइवर को साथ ले जाऊं। मैं ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वो नाराज़ हो रही थी कि मैं अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। मैंने उससे कहा, बस मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, और आखिरकार मैं उसके घर पहुँच गई। मैं वहाँ पर पहुँची तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आई हुई थीं। ज़्यादा तो उनकी फैमिली की थी, फ्रेंड्स ने अभी आना था। फ्रेंड्स में सबसे पहले मैं ही आई थी और वो बला वजह ही मोबाइल पर मुझसे कह रही थी कि सब लोग आ चुके हैं सिवाय मेरे। अब फिर पार्टी शुरू हो गई।
आहिस्ता आहिस्ता सभी लड़कियां आ गईं। उसने अपनी पुरानी फ्रेंड्स को भी याद किया था। हालांकि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भुला दिया था, सिर्फ जहरा के साथ ही मेरा राब्ता था। लेकिन उसने अपने तमाम फ्रेंड्स को बुलाया था जो शुरू से उसके साथ बढ़ती आई थी। वैसे भी वो एक खुश अखलाक लड़की थी, हमेशा हर किसी के साथ अखलाक से बात करती थी। इसीलिए उसकी दोस्तियां मुझसे कहीं ज़्यादा थीं, लेकिन मैं ही उसकी ख़ास दोस्त थी। हम दोनों दोस्ती के मामले में बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन अब मेरी तवज्जो उससे हट के ईमान की तरफ जा रही थी, जिससे मैं सिर्फ एक मर्तबा मिली और उसने मेरे ऐसा मसाज किया कि मैं उसकी दीवानी हो गई। फिर आखिरकार रात के 11:30 बजे बर्थडे का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। जहरा ने मेरा दिया हुआ ब्लैक कलर का फैंसी ड्रेस पहने और साथ में ज्वेलरी भी वहीं पहने। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लड़कियां भी उससे पूछ रही थीं कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, तो उसने उनसे कहा कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। तो लड़कियां कहने लगीं कि तुम्हारी दोस्त की पसंद बड़ी ही अच्छी है। सब लोग मेरी चीज़ की तारीफ कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए तो मैंने ड्रेस खरीद के झरा को दिया। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसे फैशन की सेंस नहीं है, इसलिए ही मैंने वो ड्रेस खरीद के उसे दिया ताकि वो अपनी बर्थडे के दिन सबसे अच्छी लगे, और वाकई में वो सबसे अच्छी लग रही थी। फिर आखिरकार 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उड़ के उस पार्लर में चली जाऊं। अगर दिन होता तो शायद चली भी जाती। लेकिन अब मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कल छुट्टी करके पार्लर जाऊंगी। और फिर आखिरकार अगला दिन भी आ गया। मैं पार्लर पहुंच चुकी थी। मैंने मोबाइल पर ही अपनी बुकिंग करवा ली, जो दिन 12 बजे की थी, लेकिन मैं 11:30 बजे पहुंच गई। मुझे ईमान कहीं भी दिखाई न दी। मैंने एक लड़की से पूछा तो वो कहने लगी कि उसके घर पर कोई मसला था, इसलिए कॉल करके कहा है कि वो 2 बजे के बाद आएगी। उस लड़की की बात सुनने के मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं तो उसी से मसाज करवाने आई थी, और अब वो लड़की कह रही थी कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर मुझे क्या करना था? आखिर मुझे इंतज़ार करना ही पड़ा। वो 2 बजे आ गई। मुझे देख के मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या, आप तो आज ही आ गई? एक दिन पहले ही तो आपने सब कुछ करवाया था। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी निगाहें मुझे अपने जिस्म पर महसूस हो रही थीं, और फिर वो मुझे उसी कमरे में ले गई। आज भी वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने भी उससे नहीं पूछा कि दूसरे लोग कहाँ हैं। शायद मसाज अलग अलग किया जाता था। उसने मुझसे कहा मुझे क्या करवाना है, तो मैंने उससे कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम जानती तो हो कि मुझे क्या करवाना है। मेरी बात पर वो मुस्कुराते हुए बोली कि ठीक है, मैं आधे घंटे वाला मसाज आपके लिए सिलेक्ट कर देती हूँ। अभी वो मसाज करना शुरू हो गई। मैंने और कुछ नहीं करवाना था, न ही मैंने फेशियल करवाना था और न ही कुछ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मसाज करवाना था। जिसके लिए मैं इतनी तड़प के आई थी, उसने मसाज करना शुरू कर दिया, और उसने अपनी उंगलियों पर ओनेल लगाया और अब मेरे जिस्म पर अपने हाथ फेर रही थी। आज भी मैंने कपड़े पहन रखे थे। ये फुल बॉडी मसाज नहीं था, सिर्फ कंधों और गर्दन का ही मसाज था, मगर फिर भी वो थोड़ी नीचे चली जाती थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा सुकून मिल जाता। आज भी उसने पहले की तरह अपने जादुई हाथों से मेरा मसाज किया, और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए। आखिरी 5 मिनट में मेरा दिल जा रहा था कि उससे कहूँ कि रुके नहीं, बस कर दी जाए, लेकिन मैं जानती थी वो यही कहे कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरा आधा घंटा मसाज करवाया। उसके बाद मुझ पर घसी छा जाने लगी। दिल चाह रहा था कि यहीं पर सो जाऊं, लेकिन मुझे वापस आना ही पड़ा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हफ्ते में 2 बार मसाज करवाने के लिए ज़रूर जाती थी। मुझे वहाँ से मसाज कराते हुए 1.5 महीने का अरसा हो गया। आज इतवार का दिन था और मैं मसाज करवाने के बाद वहीं पर बैठी थी। मैं अभी वहीं पर उसके पास दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर आपका दिल कर रहा है तो मैं घर पर भी आ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पार्लर की तरफ से नहीं आऊँगी, बल्कि मैं अपने घर से आऊँगी, और इसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। इससे तो मेरे दिल की बात की। मैं तो हर रोज़ ही करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे आने में मुश्किल होती थी। अब वो कह रही थी कि वो सर्विस देने के लिए मेरे घर पर भी आ सकती है, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम जितने भी पैसे कहो कि मैं दे दूँगी, तुम एक दिन छोड़ के मेरे घर आ जाना। अब मैं वहाँ से निकल आई।
मगर मुझे फ़िक्र भी हो रही थी कि जब वो मेरे घर आएगी तो अम्मी और भाभी क्या कहेंगी कि ये क्या बात हुई कि मैंने पार्लर वाली को घर में बुला लिया। हालांकि कोई फंक्शन भी नहीं था जिसके लिए मैंने तैयार होना था। मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोच लिया कि जब वो घर पर आएगी तो मैं अम्मी और भाभी से कहूँगी कि वो मेरी दोस्त है, और फिर मैं उसे लेके कमरे में और ज़रा अकेले ही बैठ के बातें करते रहेंगे। इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मुझे झूठ न बोलना पड़ा। जब मंगल का दिन आया तो अम्मी और भाभी का मार्केट जाने का प्लान बन गया। उस वक्त 10 बजे चली गई थीं। ईमान ने 11 बजे आना था। मैंने उसे 10 बजे कॉल कर दी कि अगर तुम 11 बजे से पहले आ सकती हो तो आ जाओ, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी पार्लर में हूँ, यहाँ से 11 बजे के बाद ही निकल सकती हूँ। आप बताइए। 11 बजे पहुँच जाऊँगी। जैसे ही ये कहा तो मेरी सांसें रुक गईं। ईमान, तुमने आना है, क्यों नहीं आना? मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो जल्दी आ जा। मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर जल्दी नहीं आ सकती तो फिर न आओ। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। मुलाजिमा घर पर थी। मैंने मुलाजिमा से उसके लिए 2-3 चीज़ें भी तैयार करवा लीं और मुलाजिमा से कह दिया कि जैसे ही मेरी दोस्त आए तो तुम सारा सामान लेके मेरे कमरे में आ जाना। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही ईमान मेरे घर आई तो मैं उसे अपने कमरे में ले आई, और फिर थोड़ी देर के लिए अंदर ही मुलाजिमा तमाम सामान लेके मेरे कमरे में आ गई। घर पर कोई भी नहीं था सिवाय मुलाजिमा के भैया। तो वैसे भी ऑफिस होते थे और अब भाभी भी। आज सुबह सवेरे ही ऑफिस चली गई थी। अम्मी और भाभी मार्केट चली गई थीं। मैं घर पर अकेली थी और मेरे साथ थी मेरी वो मसीहा जो मुझे सुकून मुहैया करने के लिए आई हुई थी। वो कह रही थी कि तुमने बला वजह ही इतना ज़्यादा एहतमाम किया है। मैं घर से नाश्ता करके आई थी, लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं, तुमने ये सब खाना है ताकि तुम में ताकत आ जाए और तुम मेरा अच्छे से मसाज करो। इस बात पर वो हंसने लगी और फिर तन्हाई में बातें ही उसने मेरा मसाज शुरू कर दिया। आज वो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं कर रही। मैं एक औरत से सुकून ले रही थी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसके हाथ जैसे ही मेरे सीने तक पहुँचे तो मैंने एक झटके से उसके हाथ अपने आप से जुदा कर दिए। वो भी मेरी तरह बहकने लगी थी। शायद वो भी मेरी तरह ज़हनी बीमारी का शिकार थी। मेरे इस अमल पर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी और फिर आगे बढ़ के दोबारा मुझे छूने लगी। वो भी इस सब करने के लिए बेताब हो रही थी। इसी दौरान मुझे पता लगा कि हम दोनों ही ठीक नहीं कर रहे। वो भी मेरी तरह बहक गई और मैं भी बहक गई हूँ कि मुझे ये सब एक लड़की से करवाना पड़ रहा है। वो आगे बढ़ने लगी तो मैंने उसे फिर से रोक दिया। बस ईमान, मुझे मसाज नहीं करवाना। तुम यहाँ से जा सकती हो। अब प्लीज़ आइंदा यहाँ मत आना। अब मैंने उससे कह दिया कि तुमने फिर कभी भी नहीं आना। मेरी बात सुन के वो हैरान हैरान खड़ी थी और कह रही थी कि आखिर क्या मसला है। वो मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ न बताया और बस इतना ही कहा, खुदा का वास्ता यहाँ से चली जाओ, मुझे मज़ीद बर्बाद मत करो। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बर्बादी हो रही है, और वाकई में एक बर्बादी ही थी। मैं अपनी अक़दार को भूल रही थी। मैं एक लड़की थी और मैं अब एक लड़की से इस तरह का काम करवा रही थी कि मुझे सुकून मिल जाए। ये सरासर गलत था। मैंने उसे इतना ज़्यादा डांट दिया कि वो नाराज़ होकर चली गई और कहने लगी कि मैं दोबारा कभी भी मसाज करने के लिए नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा, खुदा का वास्ता बस तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो चली गई और मैं रोते हुए अपने कमरे में बैठी थी। मैंने बैठ के साथ टेक लगा रखा था। समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रही हूँ। और फिर मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। अब मुझे अम्मी और भाभी के वापस आने का इंतज़ार था, और फिर जब दोपहर को वो वापस आए तो मैं अम्मी के कमरे में पहुँच गई और उनसे अपनी दिल की बात कह दी। तो वो कहने लगीं, बेटा, मैं भी कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो। अगर कोई पसंद नहीं है तो तुम्हारी हसन से शादी करा देती हूँ। मैंने अम्मी से ये नहीं कहा कि मैं शादी करने के लिए मर रही हूँ। मैंने बस उनसे यही कहा कि मेरी अक्सर दोस्तों की शादी हो गई है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ।
मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि मुझे इस चीज़ का एहसास उस वक्त हुआ जब ईमान मेरा मसाज कर रही थी। मैं समझ गई थी कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो फिर क्यों मैं हराम में पड़ूं? मैं अब हलाल तरीके से एक पार्टनर का इंतज़ाम कर रही थी। मैंने सोचा कि अम्मी से बात करना ही बेहतर है। छुप छुप के यूं मसाज करवाने से अच्छा है कि बंदा मुंह पर ही अपनी ख्वाहिश के बारे में कह दे। मैंने अम्मी से कह दिया था कि मुझे कोई पसंद नहीं, आप करवा दें हसन से। हसन मेरे मामू का बेटा था और उनका घर भी हमारे घर से करीब ही था। फिर ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी हसन के साथ मंगनी हो गई। मामू मामानी भी यही चाहते थे और हसन भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता था। इस बात का पता मुझे उस दिन लगा जिस दिन वो मंगनी करने के लिए आए। सब बड़े एक तरफ बैठे थे, मैं और हसन दूसरे सोफे पर बैठे थे। मंगनी की रस्म हो चुकी थी। उस वक्त तो उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो कहने लगा, ऐशा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं अम्मी अब्बू से कह रहा था कि वो फूफू से तुम्हारे रिश्ते की बात करें, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि फूफू ने ही बात कर ली। मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। मोहब्बत से भरे लहजे में कह रहा था। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी जल्दी ही रखे गए। 2 महीने की बात की तारीख रखे गए। ये ज़्यादा जल्दी तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ही था। और आखिरकार ये 2 महीने भी गुजर गए। हसन और मेरी शादी हो गई। वाकई में हसन मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अब मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। न ही अब मुझे किसी मसाज वाली लड़की की ज़रूरत थी और न ही भैया भाभी से जेलस होने की ज़रूरत थी। मैं बड़ी देर से समझी थी, लेकिन फिर भी समझ गई थी कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि छुप छुप के ऐसे काम करने से बेहतर है कि बंदा अपने घर वालों से कह दे कि हमारी शादी करा दे। इसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो हम छुप छुप के कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। अल्लाह ताला हर किसी को इस गुनाह से बचाए, आमीन।